नमस्कार, आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। वहीं अडानी पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, कहा अमेरिका में भ्रष्टाचार पर डाला पर्दा। राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाकर बीजेपी ने माना कि वो शासन में अक्षम। महाराष्ट्र में पगड़ी सियासी खिचड़ी, महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों जगह नाराजगी। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी मंजूरी। 9 विधायक शॉर्टलिस्टेड, तारीख जगह भी फिक्स, सामने आया दिल्ली सीएम पर बीजेपी का प्लान। अखिलेश यादव ने सीएम योगी से की मांग, कहा दुकानदारों को वापस करें पैसा। पाकिस्तान में काम पर जा रहे थे मजदूर, तभी हो गया ब्लास्ट, 9 की मौत। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय अमेरिका की यात्रा के बाद अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता लगातार उद्योगपति गौतम अडानी का मुद्दा उठाते रहे हैं। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर उद्योगपति अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिका में भी मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया है। पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इस मीटिंग के बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए। मीडिया ने पीएम से अडानी से जुड़ा सवाल किया। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा गया कि अमेरिकन न्याय विभाग ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के जो आरोप दायर किए थे उसको लेकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से क्या चर्चा की। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, 2 देशों के नेता व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं करते हैं। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर अब राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस जवाब पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि देश के सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र की जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। नवंबर 2024 में जिस समय अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी, उस समय देश में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के मामले में गौतम अडानी समेत अडानी एनर्जी के अधिकारियों पर 2100 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप सामने आए थे। अमेरिकी कोर्ट ने इन पर रिश्वत देने के आरोप लगाए थे। इसी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की सत्ता में आने के बाद अपने आदेश से न्याय विभाग के उस 50 साल पुराने कानून को ही निरस्त कर दिया गया, जिसके कानून के तहत गौतम अडानी पर ये आरोप लगाए गए थे। इसी के साथ अडानी ग्रुप ने रिश्वतखोरी के लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि कंपनी मामले की कार्यवाही का पूरी तरह से अनुपालन कर रही है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना भारतीय जनता पार्टी की ओर से शासन करने में उनकी अक्षमता की देरी से की गई अस्वीकृति है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के प्रति अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस पर टिप्पणी की है। नहीं, ये पूरी तरीके से अप्रत्याशित नहीं है। 20 महीनों से हम ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फरवरी 2022 को भारी बहुमत से बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी एनडीए को भारी बहुमत मिला मणिपुर में, पर 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। 300 से भी अधिक लोग मारे गए, 60,000 लोग विस्थापित हुए, करोड़ों रुपये को प्रॉपर्टी जलाया गया। तो एक तरह से एक भय और शक का वातावरण पैदा किया गया अलग अलग समुदायों में। तो सामाजिक सद्भावना हुआ करती थी, वो बिल्कुल बिगड़ गया। 20 महीने हो गए, 21 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं हैं, गृह मंत्री बिल्कुल विफल हुए हैं। हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया और एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था अगस्त 2023 को कि मणिपुर में संवैधानिक प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ये सुप्रीम कोर्ट का शब्द है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अगस्त 2023 को। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू करना एक और कदम है, अच्छा कदम है, पर वास्तविक था, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अभी क्या होगा हम कह नहीं सकते, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि ये बीजेपी की राजनीति के कारण, विभाजनकारी राजनीति के कारण, ये डिवाइड एंड रूल के कारण ये सब मुसीबतें लोगों को सहना पड़ रहा है। और आज भी हम मांग करते हैं, राष्ट्रपति शासन तो लागू हो गया है। अभी मुझे जानकारी मिली है आज पार्लियामेंट में कि प्रधानमंत्री 23 या 24 को गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं।
वहाँ कष्ट करें वो प्रधानमंत्री, थोड़ा आधे घंटे का एयरक्राफ्ट लेकर इम्फाल जा सकते हैं, 1-2 दिन वहाँ रुकें, हीलिंग टच वहाँ की शुरुआत होनी चाहिए, सामाजिक सद्भावना लौटानी चाहिए मणिपुर में। राजनीति अपने स्तर पर है, पर अभी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है लोगों की है, एक सद्भावना, शांति, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ संवेदनशील तरीके से प्रभावशाली हो, जो लोगों की मांगे हैं उसको सुने, उसको पूरा करें। तो उम्मीदें तो बहुत हैं, पर सबसे बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जाएं। 21 महीने से वॉशिंगटन गए, पेरिस गए, मॉस्को गए, यूक्रेन, सब जगह जाते हैं। यूक्रेन में तो भी वॉर रुकवा दी पापा ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब ये बैंक ना तो किसी को नया लोन दे सकेगा और ना ही मौजूदा लोन का नवीनीकरण कर सकेगा। साथ ही बैंक नई जमा राशि स्वीकार नहीं कर पाएगा और कोई निवेश नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अपनी देनदारियों के लिए भुगतान भी नहीं कर सकेगा और संपत्तियों को बेचने पर भी रोक रहेगी। इसकी जानकारी मिलते ही ब्रांच के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई है। कोई कुछ बोला नहीं, कल पैसा डाला तो कोई कुछ बोला नहीं, कल डाल के गए पैसा, ये 60,000 डाल के गए, मैं 10,000 डाल, कुछ बोला नहीं। तो बोलना चाहिए ना कि बाबा इसी आगे वाली बात है, कुछ नहीं बोला, तो हम अभी क्या कर सकते हैं इनको? विड्रॉल करने दे रहे पैसा नहीं, अभी लॉकर खाली लॉकर के लिए दे रहे, पैसे का नहीं। पैसे का ऐसा बोल रहे कि 6 महीने तक आपका मिल जाएगा, बोले अभी मिलना चाहिए, नहीं तो 3 महीने। तो घर में क्या प्रोग्राम है आपको, क्या मतलब क्या है? अभी इधर डालो, निकाल के खाओ, खर्चा करो, ये है हमारा हाल घर में। तो घर का कोई EMI चल रहा है आपका? EMI है ना, अभी AC लिया है, अभी लिया है गए महीने में, और फ्रिज लिया है ना, वॉशिंग मशीन लिया है, क्योंकि अभी तो मेरा घर बन गया है, तो अभी मैंने EMI पे सब यहाँ से ये जाता है हफ्ता। अभी कहाँ से मैं क्या करूँ, महीना चलाओ कि क्या करूँ मैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। महाराष्ट्र का सत्तासीन महायुति गठबंधन हो या विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी, दोनों ही गठबंधन के नेताओं में आपस में बयानबाजी और नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। एकनाथ शिंदे की सीएम देवेंद्र फडणवीस से नाराजगी की चर्चा है, तो वहीं एक पुरस्कार समारोह के बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने शरद पवार से नाराजगी दिखाई है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने के बाद से ही अंदरूनी कलह जारी है। अब पालक मंत्री पद को लेकर भी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। इसी बीच जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की नज़दीकियां बढ़ रही है, वहीं एकनाथ शिंदे को हाशिए पर धकेला जा रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के नेता हो या बीजेपी के नेता, दोनों का यही कहना है कि महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक है। हालांकि शिंदे नाराज हैं और ये बात खुलकर राजनीतिक गलियारों में नजर भी आ रही है। शिंदे की नाराजगी कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी भाजपा द्वारा उनकी उपेक्षा की चर्चाएं जोरों पर थी। एकनाथ शिंदे नाराज हैं, यह बात साफ है, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे भी कारण है। फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी और अजित पवार ताकतवर स्थिति में है। बीजेपी के पास 132 और अजित पवार के पास 42 विधायक है, जबकि बहुमत के लिए 144 विधायकों की जरूरत होती है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की नाराजगी जताने के बजाय मुख्यमंत्री फडणवीस के लिए अजित पवार के साथ रहना ज्यादा सुरक्षित राजनीतिक दांव माना जा रहा है, वरना उनकी खुद की पार्टी भी बुरी तरह टूट सकती है। ये बात शिंदे भी जानते हैं। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे पिछले 2 महीनों से ऑपरेशन टाइगर के तहत अपने खुद की पार्टी को जिला, तहसील और शहर स्तर पर मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पिछले 2 महीनों में उद्धव ठाकरे की पार्टी और बाकी अन्य दलों से शिंदे की पार्टी में 100 से ज़्यादा नेता पदाधिकारी शामिल हो चुके हैं। आज ठाणे में यूबीटी के कोंकण के बड़े नेता राजन साल्वी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शिंदे का साथ पकड़ा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को आने वाले छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव रिजल्ट के बारे में भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसा विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया है, उसी तरह नगरीय निकाय चुनाव में भी रिजल्ट आएगा और भाजपा के पक्ष में जनता ने वोट किया है। भाजपा के पक्ष में रिजल्ट आएगा। जनता का विश्वास भाजपा के प्रति बढ़ा है। अच्छी सफलता मिलेगी। जैसे विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी सफलता मिली है, वैसे ही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलेगी। कहे कि 13 महीने में नगरीय निकाय क्षेत्रों में अच्छे काम हुए हैं, विकास के अच्छे काम हुए हैं और वैसे भी आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ा है और कांग्रेस को देख चुके हैं। हमेशा ये लोग बोलते हैं और करते कुछ हैं, अलग हैं। उनके कथनी और करनी में एक रूपता रहता नहीं है और ठगे गए हैं छत्तीसगढ़ की जनता। तो अब कांग्रेस पार्टी पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आप नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की मांग की है। गृह मंत्रालय ने आज आप नेता के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत अदालत में मामला चलाने के लिए अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ एक मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। वही कुछ समय पहले आप नेता की ओर से नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की गई थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की ओर से दायर याचिका पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रख लिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडिशनल चीफ ऑफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट ने 20 फरवरी तक फैसला सुनाने के आदेश दिए। इसके पहले आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अरेस्ट किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को जैन को मेडिकल बेस पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय समय पर बढ़ाया भी गया था। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में मंत्री बनने को लेकर झगड़ा चल रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान गारंटियों का ऐलान किया और कहा है कि हर महिला को 25 रुपये दिए जाएंगे। इसका फैसला पहले कैबिनेट में किया जाएगा। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पार्टी ने जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। अभी बीजेपी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कौन कितना लूट सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के समय दिल्ली वालों से कई वादे किए। उन्होंने ये पर्चा मोदी जी की गारंटी के नाम से बांटा। इसमें पहला वादा है कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये बार बार कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता का निर्णय होगा और 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपये की पहली किश्त आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि न सिर्फ 2500 रुपये महीने, बल्कि जो बाकी सारे वादे भी भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उनको पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इरादा नहीं है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अगले हफ्ते नया मुख्यमंत्री मिलने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी नए मुख्यमंत्री की तलाश में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव जीतने वाले विधायकों में से 15 लोगों के नाम सेलेक्ट कर लिए गए हैं। पीएम मोदी के फ्रांस और अमेरिका दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। वहीं इस बीच जानकारी मिली है कि दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 19 फरवरी को हो सकता है। इसी बैठक के दौरान इस बात का फैसला भी किया जाएगा कि पार्टी किसको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेगी। बीजेपी ने 70 में से 48 सीट हासिल की थी। इसी के बाद 48 में से 9 विधायकों के नाम छांटे गए हैं। अब इन 9 शॉर्टलिस्ट किए गए विधायकों के नामों से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। इसी के साथ विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी को हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जादू पूरे 27 साल बाद राजधानी में चला है। पार्टी ने साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें हासिल की थी। वहीं इस बार के चुनाव में सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर थी। हालांकि आपको इस बार 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन समेत कई दिग्गज नेता इस बार जीत का स्वाद नहीं चख सके। बीजेपी पार्टी ने बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ा था। वही इसके बाद अब सभी को इंतजार है कि पार्टी नेतृत्व किसके हाथ में राजधानी की कमान सौंपती है।
दिल्ली के सीएम बनने की रेस में कई नाम शामिल हैं। प्रवेश वर्मा का नाम लिस्ट में सबसे आगे बताया जा रहा है। पार्टी ने प्रवेश वर्मा को हॉट सीट नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा था। प्रवेश वर्मा आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद बीजेपी के लिए प्रमुख व्यक्ति बन गए हैं। स्थित गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने बीते दिनों महाकुंभ को लेकर बयान दिया था। इसी को लेकर शादियाबाद थाने में मुकदमा दाखिल किया गया है। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया है। सर, एक सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, किस तरह का मुकदमा था सर, क्या पूरा मामला था? 12 फरवरी को संत श्री रविदास जयंती के कार्यक्रम में थाना शादियाबाद के अंतर्गत इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की गई। क्या धाराएं हैं सर? धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। किसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत? ये मुकदमा देव प्रकाश सिंह जी के द्वारा पंजीकृत करवाया गया है, जो इसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में इस समय महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर प्रयागराज के बिजनेस को लेकर योगी सरकार को घेरने का काम किया है। दरअसल मेले में दुकान लगाने के लिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा राशि जमा की थी, लेकिन सपा प्रमुख ने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें बताया गया है कि लोगों की मेले में बिक्री नहीं हुई और उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो मेले में घाटा खाकर बैठे दुकानदारों को वो राशि लौटा दे जिसको लेकर कारोबारियों को दुकानें आवंटित की गई थी। एक वीडियो में लोग बता रहे हैं कि महाकुंभ में मेले में उन्होंने महंगी दुकानें ली है, लेकिन उनको नुकसान हो रहा है। ग्राहक दुकानों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। साथ ही एक शख्स ने बताया कि रूट डाइवर्ट की वजह से ग्राहकों दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अब योगी सरकार को घेरने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार की बदइंतजामी की वजह से जब मुख्य मार्ग बंद कर दिए गए या फिर रास्ते बदल दिए गए तो ग्राहक इन दुकानों तक पहुंचते कैसे और कैसे इन व्यापारियों की दुकानदारी चलती। इनके नुकसान के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार पूरी तरह उत्तरदायी है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इनसे लिया गया पैसा वापस किया जाए। वही अखिलेश यादव ने आगे कहा कि एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि महाकुंभ से प्रयागराज और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अरबों रुपए जुड़े हैं, तो फिर बीजेपी सरकार इन दुकानदारों के कुछ लाख रुपए क्यों नहीं लौटा सकती है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने एक नारा भी दिया है। मेले में दुकानदारों के बीच ये चर्चा है कि वो सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार से नारे के रूप में ये मांग करेंगे, हमारे पैसे लौटाओ, हमारा घाटा पूरा कराओ। दुकानदार कहे, आज का नहीं चाहिए भाजपा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि हमारे रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। इसके बाद उन्होंने बिहार में आरजेडी की सरकार बनने का दावा किया था। इस पर बिहार के मंत्री नितिन नबीन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने कहा था कि जब तक वो रहेंगे राम मंदिर नहीं बनेगा। उस बयान का क्या हुआ? जब भी वो ऐसे संकल्प लेते हैं तो भाजपा बढ़ती है। लालू जी ने कहा था कि हम मेरे रहते अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। उन्होंने रथ रोका था। उस रथ रोकने का क्या हुआ? आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। लालू जी, आप ऐसे ही संकल्प लेते रहिए। आप जब जब संकल्प लेते हैं भाजपा बढ़ती है। आपके संकल्प से हमको कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलता है। आप और कड़ा संकल्प लीजिए, भाजपा और बढ़ेगी। और जहां तक लालू जी का अभी का विषय, अभी हाल ही में उनके अपने परिवार के लोगों ने क्या कहा है कि अब तक जो हम लोग कहते थे कि फिरौती और अपहरण उद्योग, तो आज तो उनके खुद के परिवार के लोगों ने कहा है कि ये पूरा अन्य मार्ग से चलता था। जब वो मुख्यमंत्री बनकर या उनके पत्नी राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनकर बैठी थी तो ये सब पूरा खेल चलता था। तो अब बिहार की जनता तो आपके साथ फिरौती भी देखी, जंगल राज भी देखी, अपहरण उद्योग भी देखी। अब बिहार की जनता उद्योग और विकास के साथ है, नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार के साथ। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले को लेकर सियासी पारा गर्म है। कैबिनेट मंत्री करोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोप के मामले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल से विधानसभा में जवाब देने की मांग की थी। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र ने भी निशाना साधा। शेखावत ने कहा है कि जिनकी सरकार में फोन टैप हुए उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। वहीं राठौर ने कहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। वो कोर्ट में दिए हुए पूर्व सीएम के ओएसडी का बयान क्यों भूल रहे हैं।
मुझे लगता है कि गहलोत साहब को तो फोन टैपिंग के बारे में चर्चा करने का मॉरल अधिकार भी नहीं है। उनके ज़माने में जिस तरह से फ़ोन टैपिंग हुई, और वो ये केवल मैं कहता या आरोप प्रत्यारोप होते वहाँ तक ठीक नहीं था। उनके ही व्यक्तिगत ओएसडी रहे श्री लोकेश शर्मा जी ने दिल्ली के न्यायालय में शपथ पूर्वक बयान रजिस्टर करके कहा है कि ये सारे जो है फ़ोन टैपिंग हुई थी, और फ़ोन टैपिंग के बाद में मुझे चीफ मिनिस्टर ने खुद उस फ़ोन टैपिंग को इलिजिटिमेट तरीके से हासिल करके और मुझे उसको लीक करने के लिए कहा था। जिन लोगों ने इस तरह के पाप किए हैं वो अब दूसरों की तरफ जो है दृष्टि उठाकर ये देखें, मुझे लगता है उनको कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के क्वेटा शहर के हरना इलाके में आज सुबह बम विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी मजदूर बताए जा रहे हैं जो सुबह काम पर जा रहे थे। धमाका किसने और क्यों किया, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। पाकिस्तान में बीते 100 दिनों के भीतर ये दूसरा धमाका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के क्वेटा शहर के हरनाई में बस से मजदूर कोयला खदानों की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे आईईडी बम ब्लास्ट कर दिया गया। इस विस्फोट में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। 9 नवंबर 2024 को कैक्टा के रेलवे स्टेशन के पास बड़ा धमाका हुआ था। इस धमाके में करीब 20 लोगों की मौत हो गई थी। इसे फिदायीन हमला कहा गया। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत में लगातार उबाल है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 में फिदायीन हमले की वजह से 524 नागरिकों की मौत हो गई है। इस साल अब तक 30 से ज़्यादा लोग आतंकी हमले में मारे गए हैं। पाकिस्तान में अब तक जितने भी बम धमाके इस तरह के हुए हैं, इन सभी ब्लास्ट में आईईडी का उपयोग किया गया है। आईईडी उपलब्ध कराए जाने को लेकर भी पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 5 साल में 1600 से ज़्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। साल 2020 में बम धमाके और अन्य आतंकी हमले की वजह से 169 आम नागरिकों की जान चली गई थी। 2021 में मरने वालों की संख्या बढ़कर 215 और 2022 में 229 पर पहुंच गया। पाकिस्तान में पिछले 5 साल में आतंकी हमले में आम नागरिकों के मरने की संख्या में बढ़ोतरी ही हुई है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।